हेलो क्लास, अ वेरी गुड इवनिंग। मैं स्नेहा आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। अभी कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हमने चैनल का नाम चेंज किया हुआ है और वो आपको आपके अपडेशन में दिख जाएगा। चैनल का नाम शाश्वत क्लासेस है क्योंकि इसी नाम से मैं क्लासेस कंटिन्यू कर रही थी। जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 साइंस की एक और यूनिट, और वो कौन सी यूनिट है? वो है हमारी बुक की फर्स्ट यूनिट। सो बच्चों, मैं बताने जा रही हूँ आपको मैटर। जी हाँ, मैं मैटर की डेफिनेशन बताने के पहले आपको मैटर के कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ। तो बच्चों, सबसे पहला एग्जांपल है मेरा स्पेक्स, ये मैटर है। दूसरा एग्जांपल ये मार्कर है। तीसरा ये बोर्ड है। चौथी ये वॉल है जो आपको मेरे पीछे दिखाई दे रही है। जी हाँ, ये क्लोथ्स भी एग्जाम्पल है मैटर के। अच्छा, और क्या है? और मेरे हाथ में है ये बोर्ड। एक तो हमारी चारों ओर की सारी चीजें जो क्या करती हैं, स्पेस लेती हैं और जिनका क्या है, एक डेफिनेट मास है, वही क्या है, मैटर है। और हमारी यूनिट का नाम भी क्या है, मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। तो हमारे चारों ओर की वो सारी चीजें जिनका एक डेफिनेट मास है और जिनका एक डेफिनेट स्पेस है, जो एक स्पेस लेती हैं एनवायरनमेंट में, वो क्या है, मैटर है। तो इसी चीज को हम राइट डाउन करेंगे कि ऑब्जेक्ट्स, बॉडीज, और सबसे अच्छा इसको अगर लिखना है तो थिंग्स, थिंग्स ऑब्लिक एवरीथिंग which has some mass and occupies some space is termed as what? Is termed as matter. तो ये हमारी सिंपल सी मैटर की डेफिनेशन हो गई, और यही डेफिनेशन बहुत लंबे क्लासेस तक आपके लिए काम में आएगी क्योंकि इससे बेसिक कुछ है ही नहीं मैटर का, है ना। अब हम मैटर की कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, कुछ और स्टेट्स देखेंगे। स्टेट्स बहुत सारी होती हैं लेकिन वो आपको आगे क्लासेस में बताई जाएंगी। जो मेनली स्टेट्स होंगी वो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, मैटर के नेचर की बात करते हैं, है ना। तो मैटर के दो नेचर मेनली हम देख सकते हैं। मैटर के दो नेचर, है ना, यहाँ पे लिख देती हूँ नेचर। तो यहाँ पे फिजिकल नेचर होता है एक, और एक केमिकल नेचर होता है। और इसको साइंस की भाषा में बहुत अच्छे से लिखना है तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और सेम वर्ड वी कैन राइट हियर, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसमें हम मैटर को चेंज नहीं करते हैं, मैटर के सबस्टांस को चेंज नहीं करते हैं। सबस्टांस इज नॉट चेंज्ड, है ना। हम जैसे शुगर हुआ, अब हमने शुगर को चेंज नहीं किया, उसकी केमिकल कंपोजिशन को, उसकी जो अंदर की बनावट थी, जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बनावट थी, हमने उसको चेंज नहीं किया। हम उसकी क्वांटिटी कम ले सकते हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए, लेकिन क्या हम उस शुगर के एक ब्लॉक का जो केमिकल कंपोजिशन है, जो भी उसके एटम्स के बीच में फोर्स है, क्या हम उसको चेंज करेंगे? नहीं करेंगे। जब हम विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज, विदाउट चेंजिंग इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर, हम किसी मैटर की बात करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो वो सब किसके अंदर आती हैं? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आती हैं। जैसे किसी चीज की स्मेल, आप उस पदार्थ की, उस मैटर की क्वांटिटी कम लेंगे या ज्यादा लेंगे, पर इंटेंसिटी उसकी स्मेल की कम नहीं होगी। जो पर यूनिट जो मास आपने लिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जितनी स्मेल आनी चाहिए थी उतनी ही आएगी। लेकिन हाँ, अगर आप किसी मैटर का कंपोजिशन चेंज कर देते हैं, उसके अंदर का स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं, जो उसके सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं उसका स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं, तो उसका नेचर चेंज हो जाएगा। और वो सारी बातें किसके अंदर आएंगी? केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें हम विदाउट चेंजिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल और द पार्टिकल वी आर टॉकिंग, ठीक है। हम जिन प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं
वो फिजिकल में आएंगी। तो हम सबसे पहले मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज की ही बात कर लेते हैं। मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? पहली प्रॉपर्टी है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। सिंपल एग्जाम्पल है, हम एक ग्लास ऑफ वाटर लेते हैं और उसमें हम क्या डाल देते हैं? शुगर के पार्टिकल्स डाल देते हैं। आधा ग्लास पानी लिया और शक्कर को किचन से निकाल के हमने उसमें घोल दिया, तो हम क्या देखते हैं कि वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाती है। और ऐसे ही एक और जो आपकी एक्टिविटी बुक में दी गई है कि पोटेशियम परमैंगनेट को लीजिए और उसके क्रिस्टल को पानी में डाल दीजिए और फिर उसको डिसॉल्व कर दीजिए, तो वो डिसॉल्व हो जाता है कंप्लीटली। इससे क्या प्रूव होगा कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जी हाँ, पार्टिकल्स थे और वो दूसरे मैटर में जाकर के डिसॉल्व हो गए, तो पार्टिकल्स से मिलके बना है कि नहीं बना है। अब वो स्मॉलेस्ट कितने स्मॉलेस्ट है वो हमारी नॉर्मल आइज से हम नहीं दे सकते हैं। इवन माइक्रोस्कोपिक जो भी है वो भी बहुत अच्छा आपको एकदम लेबोरेटरी वाला चाहिए पड़ेगा, तब उसको देख सकते हैं। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ये तो पहली थ्योरी हो गई या पहला कैरेक्टर हो गया किसका? मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज का। दूसरा, पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम। ये चीज हम कैसे पता करते हैं? अच्छा देखिए, वाटर लिया था हमने एक ग्लास में, वाटर एक मैटर है। अब उस वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं स्पेस रहा होगा, क्योंकि जैसे ही हमने शुगर या सॉल्ट उसमें डिजोल्व किया, उसके अंदर घोला, तो वो जाकर के कहाँ सेट हो गए। ये वाटर था और यहाँ पे हमने क्या लिया? शुगर के छोटे छोटे क्यूब्स लिए। शुगर क्यूब में ही होती है, दाने होते हैं शक्कर के, है ना। ये एक कटोरी है समझ लीजिए। अच्छा नहीं आता, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। इसके बाद आते हैं बात, यहाँ पे ये सॉल्ट हुआ, शक्कर और नमक लिया, हम इसको घोलेंगे तो ये कंप्लीटली कैसा हो जाएगा? इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा और वाटर लेवल भी इंक्रीज नहीं होगा, आप देखेंगे, क्योंकि वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या है? स्पेस है। उसने प्लेस दी इनको डिसॉल्व होने के लिए, इनको यहाँ पे स्टेबलाइज करने के लिए, इनको यहाँ पे रहने के लिए। तो सेकंड वाले एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव होता है कि मैटर इज मेड, फर्स्ट वाले से प्रूव हो रहा था मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। सेकंड वाले से क्या प्रूव हो रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस इन बिटवीन देम, मतलब उनके बीच में क्या है? जगह है, रिक्त स्थान है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी की बात हम करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि पार्टिकल्स हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन देम। Particles have, there is some force of attraction between the particles. So very obvious, हम देखते हैं कि कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जो फ्लोइंग नेचर के होते हैं, जैसे वाटर हुआ, मिल्क हुआ, ऑयल हुआ, और कुछ मैटर ऐसे होते हैं जो बहुत ही हार्ड होते हैं, जैसे हमारा ये मार्कर जो प्लास्टिक का बना हुआ है, वुड का बोर्ड जो मैंने आपको अभी दिखाया था, या और भी कई सारी चीज़ें, हमारा मोबाइल, हमारा कैमरा, है ना। ये सारी चीज़ें कैसी हैं? बहुत ही सॉलिड है, बहुत ही हार्ड है, रिजिड है। और कुछ मैटर कैसे हैं? एकदम जैसे हमारे जो चारों ओर हवा है, वो भी तो एक मैटर है ना। हवा भी एक स्पेस तो ले ही रही है ना। अगर आप हवा इस कमरे से निकाल देंगे तो वैक्यूम बन जाएगा, निर्वात हो जाएगा। वैक्यूम को हिंदी में निर्वात बोलते हैं। तो वो कंडीशन क्या आ जाएगी? निर्वात की कंडीशन आ जाएगी। तो हवा भी स्पेस लेती है ना। तो कुछ मैटर जो है वो इस टाइप के हैं कि वो हवा जैसे हैं, कुछ ऐसे हैं जो पानी जैसे हैं, जो बहते हैं, जो फ्लोइंग नेचर के हैं, और कुछ हैं जो बहुत ही टाइटली पैक्ड हैं। तो कहीं ना कहीं उनके जो पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स कैसे हैं? एक दूसरे से बाउंडेड हैं, एक दूसरे से उनकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है। जिनकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, जिनकी फ्रेंडशिप ब्रेकेबल नहीं है, जो पार्टिकल्स एकदम टाइटली पैक्ड हैं, वो कौन से पार्टिकल्स होते हैं? सॉलिड्स होते हैं वो, है ना। जो टाइटली पैक्ड हैं वो सॉलिड्स होंगे। और जो थोड़े से किसी की बातों में आ जाने वाले दोस्त हैं आपके,
जिनसे आपकी दोस्ती टूटती रहती है, बनती रहती है, वो कैसे लोग हुए आपके? वाटर वाले, वो फ्लोइंग है, बहते जाते हैं कहीं भी। वो गाना था ना, बहती हवा सा था वो, वही चीज कि कुछ कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है? लेस होता है एज कंपेयर टू सॉलिड्स। सॉलिड्स में पार्टिकल्स, अच्छा ये रवा, तो हम बात कर रहे थे कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही टाइटली पैक्ड रहते हैं, जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। सो दोज पार्टिकल्स जो हैं वो किसको बनाते हैं? सॉलिड्स को बनाते हैं, वो सॉलिड होते हैं। इसके बाद जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा लेस होता है, वो कौन से होते हैं? लिक्विड होते हैं। और जिनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही कम होता है, नाम मात्र का होता है, वो कौन से होते हैं? गैसेस होते हैं। तो थर्ड जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन दी पार्टिकल्स, देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन दी पार्टिकल्स। एक और प्रॉपर्टी है, दैट इज फोर्थ प्रॉपर्टी, और वो है कि टिनी। पार्टिकल्स आर वेरी टिनी, वेरी स्मॉल। अच्छा, ये जो सब बातें हैं ना, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में है ना, एक्टिविटी के साथ दी गई हैं। तो हर एक्टिविटी के लिए, हर थॉट के लिए, मतलब हर स्टेटमेंट के लिए एक एक्टिविटी है जो आप उसको रीड आउट करेंगे। और एक दो एग्जांपल्स मैंने यहाँ भी दे दिए हैं। ये वाला जो एग्जांपल है कि पार्टिकल्स की जो साइज होती है वो बहुत स्मॉल होती है। पार्टिकल साइज इज वेरी स्मॉल, पार्टिकल्स साइज इज वेरी स्मॉल, इतनी स्मॉल कि उसके लिए लेबोरेटरी वाले माइक्रोस्कोप, वो भी बहुत हाई डेफिनेशन वाले चाहिए पड़ेंगे। ये कैसे प्रूव किया? इसके लिए इन्होंने पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल लिया और उसको एक 100 ml के पानी के ग्लास में डिसॉल्व किया। अब 100 ml का पानी का ग्लास था, है ना, यहाँ पे बता देती हूँ। ये देखिए आप, जस्ट अ मिनट, ओके। सो यहाँ पे कर लेते हैं अपन। 100 ml का पानी का एक ग्लास था, ठीक है। इसमें कितना पानी था? 100 ml, 100 ml। इसमें एक क्रिस्टल डाला, किसका? पोटेशियम परमैंगनेट का, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। इसका एक क्रिस्टल डाला इसके अंदर, ठीक है। तो कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया और इसने कलर कौन सा दे दिया? पिंक कलर दे दिया। खूब अच्छा सा गाढ़ा सा पिंक कलर आ गया। इसके बाद आते हैं क्या कि इन्होंने क्या किया, इसमें से 10 ml पानी लिया। कितना लिया? 10 ml। और एक और जो बीकर था उसमें इसको डाल दिया, इस पानी को। तो अभी भी क्या हुआ? इसका कलर लाइट पिंक। फिर इसके बाद सेम प्रोसीजर इनने नेक्स्ट बीकर में किया, उसमें थोड़ा सा और लाइट पिंक आया। फिर नेक्स्ट बीकर में किया, मतलब नेक्स्ट ग्लास में किया, और पानी लेते गए और थोड़ा थोड़ा सा पानी निकाल के, अब की पहली बार ही क्रिस्टल घोला था, इसके बाद उसका जो रंगीन पानी है, जो कलरफुल पानी है, पिंक कलर का पानी है, उसको लेकर के ये अगले ग्लास में डिसॉल्व करते गए। तो क्या इससे क्या प्रूव हुआ कि भाई ये जो क्रिस्टल थे ये डिसॉल्व हो गए, लेकिन अभी भी क्रिस्टल इतने डिसॉल्व होने के बाद भी वो इतने छोटे हैं कि वो इस पानी के अंदर जो स्पेस है, इस पानी के पार्टिकल्स के अंदर जो स्पेस है उसमें अभी भी बन जा रहे हैं, अभी भी बन जा रहे हैं। फोर्थ टाइम भी जब इन्होंने लिया तब भी वो सेट हो जा रहे हैं उस ग्लास के अंदर, पानी के मॉलिक्यूल्स के अंदर, पानी के पार्टिकल्स के अंदर वो पोटेशियम परमैंगनेट के जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं वो सेट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि पार्टिकल्स कैसे होते हैं मैटर के? बहुत ही छोटे होते हैं। तो हम चारों बातों को अगर समराइज करें, मैटर की चारों फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखें, तो हम क्या देखते हैं? हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज देख ली मैटर की? मैटर लिखेंगे और लिखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स। और कौन कौन सी देखी हैं? फर्स्ट इज पार्टिकल्स, चलिए यहीं से शुरू कर देते हैं, स्मॉल होते हैं, स्मॉल इन साइज। दूसरा, पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम, है ना, बिटवीन देम। इसके बाद आते हैं थर्ड, पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन देम। इन बिटवीन देम।
और फोर्थ क्या था, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, ये क्या हो गई, चारों प्रॉपर्टीज हो गई आपकी। इसके बाद हम बात करेंगे मैटर की स्टेट्स की, जो मेनली 3 स्टेट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। बात करते हैं मैटर की स्टेट्स की, मतलब मेनली हमने अपने चारों और सारे मैटर तो देख लिए हैं, सारे एग्जाम्पल्स ले लिए हैं मैटर के, लेकिन हमें समझ में आया कि कुछ मैटर फ्लोइंग नेचर के हैं, कुछ बह रहे हैं, कुछ हवा जैसे हैं, है ना, गैसियस स्टेट में है, और कुछ सॉलिड्स हैं। तो हम इन्हीं बेसिस पे मैटर को मेनली कितने 3 स्टेट्स में डिवाइड करते हैं, 3 अवस्थाओं में। मैटर मतलब पदार्थ, और स्टेट्स, मैटर की जो स्टेट्स हैं उनको हिंदी में बोलेंगे अवस्थाएं। ठीक है, 3 होती हैं, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, और एक होता है आपका गैस। अच्छा, एक और चीज है, गैस नहीं बोलेंगे इसको, अच्छे से लिखते हैं साइंस के टर्म्स में तो गैसियस, क्योंकि हम स्टेट अवस्था बोल रहे हैं, तो कैसी है, गैसियस। तो सॉलिड का एग्जांपल बहुत अच्छा ले लेते हैं हम, आइस, है ना, बर्फ हमारे पास कैसी है, सॉलिड है हमारे फ्रिज में। लिक्विड का एग्जांपल हम ले लेते हैं वाटर, पानी हमारा जो हमें लिक्विड दिखाई देता है। और इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं एयर। ये 3 मेन स्टेट्स हो गई मैटर की। अब तीनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज भी स्टडी कर सकते हैं हम आराम से। क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं सॉलिड लिक्विड गैसेस की, आपको समझ में ही आ रहा होगा, इसके पहले ही मैंने बताया है कि जो सॉलिड्स हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। यहाँ पे लिख देते हैं सॉलिड, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं लिक्विड, और ये आ गया आपका गैसियस। ठीक है, इन तीनों को अपन कर लेते हैं ऐसे डिवाइड, ताकि देखने में आसानी हो। तो सॉलिड में जो पहला आएगा वो क्या आएगा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, कुछ पॉइंट्स रहेंगे, आप अगर नोट्स मेरे साथ साथ बना रहे हो तो आप तीनों के बीच में डिफरेंस लिख लेना, और किस आधार पे हम वो डिफरेंस दे रहे हैं, मतलब आप कुछ ऐसी टेबल बना लेना। ये इस जगह का देखिएगा, आप ऐसी टेबल बना लेना, सॉलिड, लिक्विड, और यहाँ पे लिखिए गैसियस, है ना, और इसको ऐसे बंद कर दीजिए। फिर यहाँ पे लिखिए आप क्या, जो हम बेसिस दे रहे हैं, जैसे पहले हमने दिया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, इसमें लिखिए मैक्सिमम, इसमें लिखिए मीडियम, और इसमें लिखिए मिनिमम। दूसरा हम पॉइंट्स दे देंगे फ्लूइडिटी, ठीक है, इसमें लिखिए नील, सॉलिड्स बहते हैं, बिल्कुल नहीं बहते। लिक्विड में लिखिए यस, और इसमें लिखिए गैस में यस, दोनों ही बहते हैं, गैस भी बहती है। तो इस तरीके की आप एक टेबल बना लीजिएगा, और मैं उसी के आधार पे आपको यहाँ पे समझा रही हूँ। सो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है ना, तो इसको मैं सिर्फ अट्रैक्शन लिख देती हूँ कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, और लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन कैसा होगा, थोड़ा सा कम होगा, लेसर देन सॉलिड्स। ठीक है, और गैस के बीच में कैसा होगा अट्रैक्शन, बिल्कुल लेस होगा, है ना, या नेग्लिजिबल बोल सकते हैं अपन, नेग्लिजिबल। अच्छा, इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो कैसे होंगे, टाइटली पैक्ड होंगे। मैं आपको वैसे ही टेबल बना के बता सकती हूँ। वैसे तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं, टाइटली पैक्ड हैं, टाइटली पैक्ड, मतलब एकदम पास पास है, एकदम घसे हुए हैं, एकदम एक दूसरे से अटैच्ड है। और लिक्विड्स के कैसे आएंगे, लूजली पैक्ड, लूजली पैक्ड, ठीक है, और गैस के कैसे आएंगे, वेरी वेरी लूज, वेरी वेरी, या फिर इसको लूज, या फिर इसको एक वर्ड दे देंगे हम, रैंडम। ठीक है, फ्लूइडिटी की बात अगर हम करें, फ्लूइडिटी का मतलब क्या होता है, बहना। तो क्या सॉलिड बहते हैं, बिल्कुल नहीं बहते, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नील, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्लूइडिटी।
यस, है ना, नील की जगह आप नो लिख सकते हैं, यस। और इसमें भी लिखेंगे आप फ्लूइडिटी में यस। अच्छा, अब थोड़ी सी कुछ और बात कर लेते हैं कि जो सॉलिड्स होते हैं, है ना, सॉलिड्स होते हैं उनका एक फिक्स शेप होता है और एक वॉल्यूम होता है ना। सॉलिड्स का कैसा एक शेप होता है, इस मार्कर का एक फिक्स शेप है, ये चेंज नहीं हो रहा है जब तक कि आप इसको तोड़े नहीं, है ना। गुस्से में आपने तोड़ दिया किसी बात पे, मुझे नहीं पढ़ाई करनी, तो इसका शेप चेंज हो जाएगा। बाकी तो इसकी साइज एंड शेप कैसी है, फिक्स है। और वॉल्यूम कैसा होता है इसका, फिक्स होता है। लिक्विड में क्या है, लिक्विड में हमने ग्लास को पानी में ग्लास के पानी को जग में भर दिया, जग में जो तली है उसके जैसा हो गया, उसी को हमने फिर दूसरे कप में भर दिया, किसी और बर्तन में भर दिया, किसी जार में भर दिया, तो लिक्विड क्या करता है, अपना शेप चेंज कर लेता है, तो उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता। लेकिन वॉल्यूम कैसा होता है लिक्विड का, फिक्स होता है। अब गैस की बात करते हैं, गैस का कोई शेप होता है, नहीं होता। एयर का कोई शेप है क्या, और दूसरी चीज एयर का कोई फिक्स वॉल्यूम है क्या, नहीं है। तो हम वही दो चीजें लिखेंगे कि फिक्स साइज, फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम, करेक्ट। और इसमें लिखेंगे नो फिक्स शेप, ठीक है, बट फिक्स वॉल्यूम। हमें पता है ये क्या करता है, बर्तन के अकॉर्डिंग हो जाता है। पानी कैसा हो जाता है, बर्तन के अकॉर्डिंग हो जाता है, जिसमें भरा उसके जैसा। तो टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर, ये हम इंग्लिश में बोलेंगे, टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर बट फिक्स वॉल्यूम। और इसमें क्या आ जाएगा, नो फिक्स शेप, नो फिक्स वॉल्यूम, करेक्ट। पॉइंट है दैट इज कंप्रेसिबिलिटी। तो क्या सॉलिड्स को हम कंप्रेस कर सकते हैं, सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, तो इसमें क्या आएगा, नो, सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। लिक्विड्स बहुत ही टफ होता है लिक्विड्स को कंप्रेस करना, और इसमें हम वेरी लेस लिखेंगे। और जो गैसियस स्टेट है उसको आराम से कंप्रेस किया जाता है। जैसे हम जो आपकी सिलेंडर्स होते हैं घर के अंदर, वो क्या होते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, मतलब उसको कैसे किया, कंप्रेस करके जो है उसमें फिल किया है, कंप्रेस किया, वो लिक्विड स्टेट में आया और उसको क्या किया, फिल किया है। तो ये क्या हो गया है आपका, इजीली कंप्रेसिबल। डेंसिटीज की अगर बात करें तो इसकी डेंसिटी, सॉलिड की डेंसिटी कैसी होती है, डेंसिटी सॉलिड की कैसी होती है, वेरी हाई या मैक्सिमम होती है। लिक्विड्स की डेंसिटी कैसी होती है, लेसर, और इसकी तो वेरी वेरी लेस। अच्छा, एक और चीज आती है कि क्या ये मैटर जो है, जो मेनली 3 स्टेट्स में, अच्छा इसके बाद भी स्टेट्स होती हैं जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। क्योंकि देखो, जैसे लाइट है वो ट्रेवल कर रही है तो उसमें भी पार्टिकल्स होते हैं, है ना। तो स्टेट्स बहुत सारी हैं, एक प्लाज्मा स्टेट होती है, अब बहुत सारी स्टेट्स होती हैं, पर फिलहाल आप मेनली इन 3 स्टेट्स की बात अपने यूनिट में कर रहे हैं, तो वही मैंने आपको बताया। अच्छा, ये 3 स्टेट्स जो हैं, क्या ये चेंज हो सकती हैं, क्या ये चेंज हो सकती हैं, या फिर ये इंटर कन्वर्टिबल हैं, क्या एक से दूसरी स्टेट में ये आ सकती हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल आ सकती हैं। टेम्परेचर और प्रेशर अगर इन पे अप्लाई किया जाए अलग अलग तरीके से, तो इनकी स्टेट्स चेंज हो जाएंगी। जैसे एग्जांपल, सॉलिड का एग्जांपल हम आइस लेते हैं, बर्फ, ठीक है, और लिक्विड का एग्जांपल हम वाटर लेते हैं। गैस तो चलिए एयर हो गया, है ना। तो क्या लिक्विड जो है सॉलिड में चेंज हो सकता है? बिल्कुल। अभी मैंने बोला कि सिर्फ 2 चीज़ें हैं जो क्या कर सकती हैं, आपकी स्टेट को चेंज कर सकती हैं, है ना, टेम्परेचर और प्रेशर। इसको हम अच्छे से अब लिख लेते हैं इसी चीज़ को कि स्टेट्स आर इंटर कन्वर्टिबल, मतलब आपस में बदली जा सकती हैं। और दूसरा क्या लिख सकते हैं इसको, तो हमने देखा कि हमारे पास आइस है, वाटर है ना, एयर है। अभी हम इतनी बात करते हैं। तो क्या स्टेट जो है ये सॉलिड स्टेट है ना, ये आपकी लिक्विड स्टेट है, क्या ये इंटर कन्वर्टिबल है?
इंटर कन्वर्टिबल है क्या, आपस में बदल रही हैं क्या, कन्वर्टिबल क्वेश्चन मार्क, क्या ये इंटर कन्वर्टिबल है, क्या स्टेट चेंज हो सकती है, स्टेट कैन चेंज, कैन बी चेंज्ड, करेक्ट, स्टेट कैन बी चेंज्ड, क्वेश्चन मार्क, हो सकती है क्या चेंज, बताइए आप, बिल्कुल हो सकती है, कैसे होगी चेंज, तो स्टेट जब चेंज होती है ना, जब अवस्था पदार्थ की चेंज होती है तो वो कैसे होती है, टेम्परेचर और प्रेशर को अप्लाई करने पर, है ना, दो ही चीजें हैं जो स्टेट को बदल देंगी, क्योंकि स्टेट का रिलेशन किस चीज से है, फिजिकल प्रॉपर्टी से, स्टेट चेंज हो रही है उसमें आपका केमिकल कंपोजिशन थोड़ी चेंज हो रहा है, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वही कम ज़्यादा हो रहा है स्टेट चेंज में, और तो कुछ हो नहीं रहा है, उनका स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर तो वैसे जो कंपोजिशन है वो चेंज नहीं हो रहा है, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो रिड्यूस हो रहा है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी से इसका रिलेशन है, और ये कैसे चेंज होगा, टेम्परेचर और प्रेशर से, तो स्टेट चेंज कैसे हो सकती है, टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई करने पर, जैसे हमारी जो आइस है, हमारा जो पानी है, इस पे हमने रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर कैसा कर दिया, लेस कर दिया, तो ये किस में बदल गई, ये आइस में बदल गई, तो हमारे पास आइस आ गई, तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, इसको फिर हमने गैसियस स्टेट की अगर बात करें तो गैसियस में क्या आ जाएगी, भाप आ जाएगी, क्या आ जाएगी, भाप, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेपर। तो पानी को हमने गर्म किया, अभी टेम्परेचर कैसा कर दिया हमने, बढ़ा दिया, तो वो किस में बदल गया, भाप में बदल गया, वेपर में बदल गया, गैस में बदल गया, है ना, गैसियस स्टेट में आ गया। तो टेम्परेचर और प्रेशर दो ऐसी चीजें हैं जिनसे स्टेट, मैटर की स्टेट कैसी हो सकती है, चेंज हो सकती है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू सॉलिड, लिक्विड टू सॉलिड, है ना, डायरेक्टली सॉलिड टू गैस। ये जितने भी मैंने टर्म्स बोले हैं इनका सबका एक एक डेफिनेशन है, सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन क्या होता है ना, इन सबका क्या है, एक प्रॉपर डेफिनेशन है। तो हम बात करते हैं, अच्छा, फ्रिज में पानी रख देने से, फ्रीजर में पानी रख देने से हमारे पास क्या आ जाती है, बर्फ आ जाती है, सेम पानी को गैस पे गर्म करने से क्या आ जाता है, वाटर वेपर आ जाती है। तो कितना गर्म करते हैं, ये तो हम बहुत ही पहले वाली क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ना, क्या होता है पानी का बॉइलिंग पॉइंट, 100 डिग्री सेल्सियस। तो पानी को हमने 100 डिग्री सेल्सियस तक ले गए, गैस के बर्नर को ऑन किया, ऊपर पतीली को रखा, उसमें पानी रखा हुआ है और फुल तेज गैस कर दी, अभी वो भाप बनना स्टार्ट नहीं होगा। जब 100 डिग्री सेल्सियस पानी का टेम्परेचर हो जाएगा, गर्म होते 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 होते, तो वो भाप बन के उड़ने लगेगा, और हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि जो फुल बर्तन भरा हुआ था वो थोड़ा कम हुआ, वो थोड़ा कम हुआ, और आप जितनी देर तक अपनी गैस जो है जला के रखेंगे, बर्बाद करेंगे, वो पानी उतना ही उड़ता जाएगा, वो भाप बनता जाएगा। और अगर उस पानी को आप कलेक्ट करेंगे ऊपर एक प्लेट लगा करके, तो आपको वो पानी जो है थोड़ा थोड़ा सा वहाँ पे फिर जमता जाएगा, क्योंकि वो भाप बन के उड़ा और आपने उसको बीच में क्या दे दिया, उसको एक अवरोध दे दिया है, तो वहाँ पे जो है वो क्या, ऑब्स्ट्रक्शन में क्या है, रुक गया है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स वहाँ पे ड्रॉपलेट्स के रूप में जम जाएंगे। खैर वो आगे की कहानी होगी। इस 100 डिग्री सेल्सियस से मैं कुछ और बताने आपको जा रही थी। वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस तक अगर गर्म किया जाता है तो वेपर में चेंज हो जाता है। हम अपने चारों ओर देखते हैं कि जो सड़क पे पानी भर जाता है बरसात के सीजन में, है ना, पानी भर जाता है रेनी सीजन में, गड्ढों में थोड़ा थोड़ा सा, फिर हम देखते हैं कि हमने जो कपड़े सूखने डाले हुए हैं, या हमारे फ्लोर पे थोड़ा सा पानी डला हुआ है, आंगन में थोड़ा सा पानी डला हुआ है, सनलाइट आई और पानी जो है हमारा गायब हो गया, सूख गया, कपड़े सूख गए, और सड़क के जो रास्ते हैं वो भी अच्छी सी धूप निकल आई 2 दिन की बारिश के बाद, तो जितने भी पॉट होल थे, जितने भी वहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी भरा हुआ था गड्ढों में, वो भी सूख गया, रोड मस्त हो गई वापस से। तो ये कैसे होता है, क्या सनलाइट 100 डिग्री सेल्सियस तक पानी को गर्म करती है जो वो वेपर बन जाता है? नहीं ना, वो तो 100 डिग्री सेल्सियस तक नहीं करती।
तो क्या होता है जब पानी, हम बहुत अच्छी चीज पढ़ने वाले हैं, जब वाटर 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर, 100 डिग्री सेल्सियस मतलब इसके बॉइलिंग पॉइंट से, बॉइलिंग पॉइंट है ना ये, बॉइलिंग पॉइंट से 100 डिग्री सेल्सियस से कम वैल्यू पर, से कम वैल्यू, कम टेम्परेचर होने पर भी वेपर में चेंज हो जाता है। टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम है, वेपर में चेंज हो जाता है। तो इस घटना को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। इस घटना को क्या बोलते हैं, एवेपोरेशन। तो कपड़ों से पानी का सूख जाना और हमारे कपड़े ड्राई हो जाना, वो एवेपोरेशन है। तालाबों का और जो गड्ढे हैं, जो आसपास के वातावरण में जितना भी पानी एक्सेस में रहता है और गर्मियों में हमें सूखा दिखाई देने लगता है, वो सब कौन सी घटनाएं हैं, वो एवेपोरेशन है। तो एवेपोरेशन मीन्स जब बॉइलिंग पॉइंट से नीचे टेम्परेचर होने पर भी वाटर पार्टिकल्स वेपर में चेंज होने लगते हैं, तो उस घटनाक्रम को, उस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं, एवेपोरेशन कहते हैं। ऐसा क्यों होता है, लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। एवेपोरेशन, सपोज हम कपड़ों का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ही बेसिक और आसानी से समझने वाला एग्जाम्पल है, आपकी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल है, तो आपको जल्दी ही समझ में आएगा। हमारे पास बच्चों हमारे पास ये कोई कपड़ा है, हम एवेपोरेशन समझने के लिए कपड़ों का एग्जाम्पल ले रहे हैं, बहुत ही आसान और आपके घर से जुड़ा हुआ। ये कोई कपड़ा है, जब भी हम कपड़े धोते हैं तो उनको फटकार कर और फैला कर ही अपने रस्सी पर डालते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हम उन्हें वैसे ही, जैसे हमने उन्हें धोया था और वैसे ही उन्हें रस्सी पर डला रहने दें, उनको फैलाकर ना डालें, तब उनका जो है सरफेस एरिया कैसा होगा, कम होगा। सरफेस एरिया कैसा होगा, कम होगा। तो वाटर पार्टिकल्स को बाहर निकलने के लिए जगह नहीं मिलेगी। सनलाइट से, बाहर की हवा से जो हम उन्हें सुखाना चाहते हैं, सुखाना इन द सेंस कि वो वाटर वेपर में चेंज हो जाएंगे, तो उनको वो जगह नहीं मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, इसको बढ़िया से कहाँ लटका देते हैं, एक रस्सी पर लटका देते हैं, ऐसे ही है, और एक क्लिप भी फंसा देते हैं कि उड़ ना जाए। तो इसका जो है सरफेस एरिया कैसा हो गया, बढ़ गया है। अब जब सरफेस एरिया बढ़ गया है तो वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकलने के लिए, वेपर बनने के लिए बहुत स्पेस मिल गया, मूव करने के लिए बहुत स्पेस मिल गया है। तो क्या होगा, कपड़े हमारे जल्दी से सूख जाएंगे। ये चीज़ और थोड़े अच्छे से बताती हूँ कि जो एवेपोरेशन की घटना है, जो फिनोमिनन है एवेपोरेशन की, वो डिपेंड करती है सरफेस एरिया पर। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा रेट ऑफ एवेपोरेशन होगी, डिपेंडिंग अपॉन दी टेम्परेचर आउटसाइड। ठीक है, और भी कई चीज़ें हैं, जैसे इसी कपड़े का एग्जाम्पल ही हम लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हम लिखते हैं इसी कपड़े के एग्जाम्पल में, आप लिखो कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एवेपोरेशन। पहला तो क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, ठीक है, टेम्परेचर कैसा हुआ, ज़्यादा हुआ, तो जो वाटर पार्टिकल्स हैं उनको कैसी एनर्जी ज़्यादा मिलेगी और वो ज़्यादा मूव करेंगे और वो भाप बनने लगेंगे, है ना। यही देखा, वैसे भी टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, वाटर पार्टिकल्स भाप बनने लगते हैं। तो टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो एवेपोरेशन की रेट कैसे होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ पे एवेपोरेशन भी कैसा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा हुई, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हुई तो एवेपोरेशन कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ह्यूमिडिटी का मतलब है आर्द्रता, नमी। अब ऑलरेडी वातावरण में क्या है, नमी है, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, नमी है, ह्यूमिडिटी है। तो क्या वाटर पार्टिकल्स को बाहर निकलने का, वाटर पार्टिकल्स तभी बाहर निकलेंगे ना जब उनको स्पेस मिलेगा सेटल अप होने के लिए। क्योंकि हमने क्या देखा है कि एक जो है वाटर पार्टिकल्स, एक मैटर के वाटर पार्टिकल्स दूसरे मैटर में सेट होते हैं तभी ना वो मिक्स होंगे। तब ऑलरेडी बाहर क्या है, बहुत सारे वाटर पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे ड्रॉपलेट्स हैं, वाटर की नमी है,
मतलब बहुत पानी पानी, हवा बहुत गीली गीली सी है, तो उस समय क्या कपड़ों के अंदर का पानी बाहर निकल पाएगा? उसको स्पेस ही नहीं मिलेगा सेटिंग अप होने का। तो क्या है, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो एवेपोरेशन की रेट कैसी है? कम है। तीसरी आती है विंड स्पीड। अच्छा, तो क्या होता है कि वाटर पार्टिकल्स जो हैं उनमें एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरे जगह, क्योंकि वो भाप बन रहे हैं तो ऑब्वियसली वो मूव कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर में मूव कर रहे हैं, कपड़ों से निकल करके एटमॉस्फेयर में मूव कर रहे हैं। तो ये कौन सी एनर्जी हुई? काइनेटिक एनर्जी। तो जब विंड की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है तो विंड क्या करती है? अपनी काइनेटिक एनर्जी से वाटर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को क्या करती है? हेल्प करती है। तो अगर विंड स्पीड बहुत ज़्यादा हुई तो रेट ऑफ एवेपोरेशन कैसा होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है सरफेस एरिया, कि अगर सरफेस एरिया ज़्यादा हुआ तो रेट ऑफ एवेपोरेशन कैसी होगी? ज़्यादा होगी। तो हमने एवेपोरेशन पढ़ा, एवेपोरेशन पढ़ लिया है, जो आपके एनसीईआरटी में लास्ट का टॉपिक है। बीच में कुछ एक डेफिनेशंस हैं जो मैंने अभी बताई थी, सब्लिमेशन, सॉलिडिफिकेशन, है ना, ये सारी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होने के लिए, उसको मैं 15 मिनट का एक क्विक वीडियो बना दूंगी। और बाकी ये चैप्टर आपका इतना ही था। तो एवेपोरेशन क्या था आपका, कि जो वाटर है उसका अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर होने पर भी वेपर में चेंज हो जाना, दैट इज एवेपोरेशन। और ये एवेपोरेशन डिपेंड करता है 4 चीज़ों पे। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा हुआ तो रेट ऑफ एवेपोरेशन ज़्यादा होगी, अगर विंड स्पीड ज़्यादा हुई तो भी रेट ऑफ एवेपोरेशन ज़्यादा होगा, और अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हुई तो एवेपोरेशन कम होने लगेगा, टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो रेट ऑफ एवेपोरेशन ज़्यादा होगी। तो ये सारे हमने एवेपोरेशन में पढ़ ली। एक चीज़ और है, हम गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनते हैं, तो कॉटन के कपड़े पहनने की सलाह क्यों हमें दी जाती है? क्योंकि होता क्या है, हमारा जो पसीना है वो भी एक प्रकार से वाटर ही है ना। तो हमारा पसीना जो है कॉटन के कपड़े क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना। बाकी जो कपड़े हैं उनकी तुलना में कॉटन का कपड़ा सबसे जल्दी से जो है पसीना को एब्जॉर्ब कर लेता है, गीला हो जाता है ना। तो कॉटन के कपड़ों में क्या होता है कि उसने पूरा पसीना को एब्जॉर्ब कर लिया, अब वो कैसा हो गया? गीला हो गया। और बाहर कैसा है? टेम्परेचर कैसा है? बहुत ज़्यादा है। कभी कभी विंड स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है। ह्यूमिडिटी कैसी होती है? नेग्लिजिबल, बहुत कम होती है। तो जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो बहुत जल्दी एटमॉस्फेयर में क्या हो जाते हैं? भाप बन के उड़ जाते हैं। तो जितनी जल्दी जितना हमें पसीना आता है वो हम फील ही नहीं कर पाते हैं, और कॉटन के कपड़ों में वो क्या है? बाहर निकलता जाता है, सूखता जाता है, क्योंकि कॉटन के कपड़े ने उसको एब्जॉर्ब किया, और एब्जॉर्ब करके जो बाहर की टेम्परेचर है उसने उसको एवेपोरेट कर दिया। तो गर्मियों में कौन से कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है? कॉटन के कपड़े। और ये किस चीज़ के वजह से? क्योंकि रेट ऑफ एवेपोरेशन कॉटन के कपड़ा होने की वजह से कैसा हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। सो बच्चों, दिस इज़ ऑल अबाउट द लेक्चर। आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट्स में मुझे बताइए। जो भी आपके सजेशंस हों वो भी आप कमेंट में बताइए, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।